हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र में। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है पृथ्वीराज रासो। इसके बारे में हम लोग परिचय करेंगे, इसके महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते भी हैं। इन सभी बातों को जानेंगे। इससे पहले हम लोग रासो काव्य पढ़े थे, जिसमें कि हम लोग परिचय कर चुके हैं रासो काव्य को, और आप सभी को अच्छे से पता है कि रासो काव्य को मुख्यतः जो है 3 वर्गों में बांटा गया है: वीरगाथात्मक रासो काव्य, श्रृंगारपरक रासो काव्य और उपदेश मूलक एवं धार्मिक रासो काव्य। तो यह जो वीर गाथात्मक रासो काव्य के अंतर्गत ही आता है पृथ्वीराज रासो। वैसे आप सभी इससे परिचित हैं, अच्छे से परिचित हैं। चलिए एक बार फिर से जानते हैं पृथ्वीराज रासो को। और उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने पूछे गए सवालों का जवाब दिया कमेंट बॉक्स में लिख के। सभी का जवाब बहुत ही अच्छा रहा। इसी तरह आप लोग खूब मन लगा के पढ़े और पूछे गए सवालों का भी जवाब दें, बहुत अच्छा लगा। तो चलिए जानते हैं पृथ्वीराज रासो को। तो पृथ्वीराज रासो जो है, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो हैं आप सभी अच्छे से जानते हैं कौन है। चंद्रवर दाई है। और ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि इससे जो है कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें कि अगर हिंदी से क्वेश्चन पूछा जाता है, व्याकरण के अलावा अगर हिंदी टॉपिक से पूछा जाता है, हिंदी साहित्य से पूछा जाता है, तो इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन रहता ही है। इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सभी एग्ज़ामों के लिए ये इम्पोर्टेंट है। इसके लेखक कौन है? तो चंद्रवर दाई हैं। जन्मकाल के बारे में अगर बात की जाए तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1168 ईस्वी माना है इसका जन्मकाल। और अगर विक्रम संवत की दृष्टि से देखा जाए तो 1225। 1168 ईस्वी में इनका जन्म जो हुआ था भट्ट जाति के जागत नामक गोत्र में हुआ। ठीक है, भट्ट जाति के जागत नामक गोत्र में हुआ था। जन्म स्थान क्या है? तो जन्म स्थान लाहौर है। लाहौर में इनका जन्म हुआ था, वही है इसका जन्म स्थान। अब देखिए, इनमें बस महत्वपूर्ण बातों को ही जानेंगे और बाकी जो है उन सभी को मैंने छांट दिया है। अब रही काव्य स्वरूप के बारे में, तो इनका काव्य स्वरूप जो है पृथ्वीराज रासो का वह कैसा है? तो रासो काव्य परंपरा का प्रतिनिधि वो सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है पृथ्वीराज रासो को, और आदिकाल का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है। काव्य रूप जो है इसका क्या है? प्रबंधनात्मक शैली में लिखी गई है। रस की अगर बात की जाए तो इसमें कि रस जो प्रयोग हुआ है, किस रस का प्रयोग हुआ है? तो वीर वो श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है। अलंकार की अगर बात की जाए तो अनुप्रास वो यमक अलंकार प्रयोग हुआ है। और छंद के बारे में अगर बात की जाए तो विविध छंद, यानी कि बहुत सारे छंदों का इसमें प्रयोग किया गया है। लगभग 68 छंद, ठीक है, लगभग 68 छंद हैं और बहुत सारे छंदों का इसमें प्रयोग किया गया है। गुण तो औज वो माधुरी गुण का प्रयोग किया गया है। भाषा क्या है? तो भाषा जो है इसकी राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। और शैली की अगर बात की जाए तो पिंगल शैली में लिखा गया है ये। ठीक है, पिंगल शैली में इसलिए लिखा गया है कि अधिकतर जो इनका काव्य जो लिखा हुआ है, यानी पृथ्वीराज रासो जो है, इसमें जो है ब्रज भाषा का अधिक प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो ब्रज भाषा का जो प्रयोग हुआ है तो इसलिए जो है यहाँ पे पिंगल शैली की बात कही गई है। वैसे डिंगल पिंगल के बारे में बता दूं कि ज़्यादा जैसे ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है तो इसलिए पिंगल शैली का तो प्रयोग हुआ ही है। जहाँ पे अभ्रंश शैली के साथ जो है राजस्थानी भाषा का प्रयोग होता है तो वहाँ पे डिंगल शैली होता है, और जहाँ पे अभ्रंश शैली के साथ ब्रज भाषा का प्रयोग होता है तो वहाँ पे पिंगल शैली होता है। तो पृथ्वीराज रासो में जो है राजस्थानी भाषा का अधिक प्रयोग हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे क्या है, नहीं सॉरी माफ़ कीजिएगा, मतलब पृथ्वीराज रासो में जो है ब्रज भाषा का बहुत अधिक प्रयोग हुआ है, इसलिए यह जो है इसकी शैली जो है पिंगल शैली है। ठीक है, कुल पद, तो कुल पद इसमें कितने हैं? तो कुल पद की अगर बात की जाए तो 16,306 पद हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है और सारे के सारे इम्पोर्टेंट बात है। इसमें भी बहुत सारी इम्पोर्टेंट बात है। क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है कि जैसे पूछा जाएगा कि पृथ्वीराज रासो में किस रस की प्रधानता है या किस रस का प्रयोग हुआ है? तो वीर व श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है। अलंकार, कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो अनुप्रास व यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। छंद की बात की जाए तो छंद के बारे में अगर पूछा जाए किस छंद का प्रयोग हुआ है, तो ऑप्शन में लगभग ऐसे ही रहेगा कि 68 छंद या फिर कोई भी छंद दे दिया जाएगा। तो लगभग जो है सभी छंद का प्रयोग हुआ है, यानी विविध छंद का प्रयोग हुआ है, लगभग 68 छंद। ठीक है, कुल 68 छंद है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वीराज रासो की ये जो भाषा है कैसी भाषा है, तो राजस्थानी वो मिश्रित भाषा है। अगर शैली की बात की जाए, पूछा जाएगा किस शैली में लिखा गया है, तो पिंगल शैली में लिखा गया है।
कुल पद अगर पूछा गया तो 16,306। ठीक है, ये सभी बातें आपको ध्यान में रखनी है। छंद विधान के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि इस महाकाव्य में कुल जो है 16,306 पदों के लिए 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है, जिनमें कि 56 छंद का अधिक प्रयोग किया गया है। ये भी बात ध्यान में रखने वाली है कि इसमें जो छंदों का जो प्रयोग तो किया गया है, लेकिन 56 जो छंद है उसका सबसे अधिक प्रयोग किया गया है। और नोट में यहाँ पे देख लीजिए कि 56 छंद जो है चंद्रवर दाई का प्रिय छंद माना जाता है। 56 छंद जो है चंद्रबाई दाई को बहुत ही प्रिय था और इसका प्रिय छंद भी माना जाता है। इसे किसे 56 छंद को। काव्य विभाजन की अगर बात की जाए तो पृथ्वीराज रासों के कुल 69 सर्गों में विभाजित किया जाता है। जैसे कि आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि पृथ्वीराज रासों को यानी कितने समयों में बांटा गया है, तो 69 समयों में बांटा गया है। और अगर पूछा जाए सर्गों के बारे में, 69 सर्गों में समय और सर्ग दोनों एक ही बात होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो पृथ्वीराज रासों को कुल 69 सर्गों में बांटा गया है। नायक इस यानी कि रासो काव्य के नायक कौन है पृथ्वीराज रासों के, तो नायक की अगर बात की जाए तो अजमेर के चौहान राजा अर्णोराज के पुत्र एवं सोमेश्वर के पुत्र पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, अजमेर के राजा जो चौहान थे, अजमेर के चौहान जो राजा थे अर्णोराज, यानी अर्णोराज के ये जो थे पृथ्वीराज चौहान पोता थे और सोमेश्वर नाथ के पुत्र थे। ठीक है, इनके पोता हुए अर्णोराज के और सोमेश्वर के पुत्र हुए, यानी सोमेश्वर जो हुए पृथ्वीराज चौहान के पिता हुए और अजमेर चौहान राजा जो अर्णोराज जो है इनके दादाजी हुए। नायक, तो नायक जो है किस नायक के रूप में इसमें जाना जाता है, पृथ्वीराज रासों में जो है पृथ्वीराज चौहान को नायक के रूप में जाना जाता है। तो कैसे नायक के रूप में जाना जाता है, तो धीरोत्तम नायक के रूप में जाना जाता है। नायिका की बात अगर की जाए तो कन्नौज के राजा जयचंद्र की पुत्री संयोगिता है। ठीक है, नायिका का अगर नाम पूछा जाएगा कि पृथ्वीराज रासों में नायिका का क्या नाम है, तो वह है संयोगिता। ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासों के संबंध में क्या लिखा। उन्होंने लिखा कि मतलब इसके लेखक के बारे में उन्होंने लिखा है और पृथ्वीराज रासों के संबंध में भी लिखा है कि पृथ्वीराज रासों जो है हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। और चंद्रवर दाई के बारे में इन्होंने लिखा कि हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं और इनका जो पृथ्वीराज रासों जो है हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि किसने कहा था कि चंद्रवर दाई जो है हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और यह भी बात अगर पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि इनका पृथ्वीराज रासों हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, यह किसने कहा, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। तो दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है, क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है। मिश्र बंधुओं ने लिखा इनके बारे में कि हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद्रवर दाई को ही कहा जा सकता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं कि आपको दे दिया जाएगा ये लिखा हुआ और किसने कहा था, ये किसके द्वारा कहा गया ये पंक्ति कि हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि जो है चंद्रवर दाई को ही कहा जाता है। तो किसने कहा था, तो मिश्र बंधुओं ने लिखा है या कहा था। अब देखिए विशेष तथ्य, तो विशेष तथ्य क्या है, यानी कि महत्वपूर्ण तथ्य जो है पृथ्वीराज रासों के संबंध में वो देख लेते हैं कि आचार्य शुक्ल, डॉक्टर नागेंद्र, श्री हरिप्रसाद शास्त्री आदि इतिहासकारों के अनुसार इस ग्रंथ का उत्तरार्ध भाषा जो है चंद्रवर दाई के पुत्र जलहन द्वारा पूरा किया गया था। यानी कि चंद्रवर दाई जो ने लिखा था इस ग्रंथ को तो थोड़ा अधूरा था, कुछ पार्ट बचे हुए थे इसके, तो बाद में यानी कि उत्तरार्ध इस ग्रंथ का जो उत्तरार्ध भाषा जो है चंद्रवर दाई के पुत्र जलहन द्वारा इसे पूरा किया गया था। इस संबंध में उक्त कथन प्रसिद्ध है, देख लीजिए ये कथन जो है बहुत ही प्रसिद्ध है। कौन सा कथन है, पुस्तक जलहन हत दे चली गज्जन नृपकाज, पुस्तक जलहन हत दे चली गज्जन नृपकाज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान में रखना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासों को सुकी संवाद कह के पुकारा। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासों के संबंध में क्या कहा, या फिर ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि सुकी संवाद कहकर किसने पुकारा था पृथ्वीराज रासों को, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पुकारा था। और इस तरह से बोलने के बाद एक ही बात को 2-3 तरीके से बोलने के बाद मुझे लगता है कि आप सभी को ध्यान में भी रहता होगा और याद भी हो जाता होगा। जैसे कि सुकी संवाद कह के किसने पुकारा पृथ्वीराज रासों को, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासों के संबंध में क्या कहा,
सुख सुखी संवाद इन्होंने माना या कह के पुकारा। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है। अब देखिए, इस रचना की प्रामाणिकता के संबंध में 3 मत प्रचलित है। वैसे अगर कहा जाए तो पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता को लेकर बहुत सारे संदेह उपस्थित हुए और किसी ने प्रामाणिक माना, किसी ने अर्ध प्रामाणिक माना, किसी ने प्रामाणिक माना इसे, किसी ने अर्ध प्रामाणिक, किसी ने अप्रामाणिक माना। ठीक है, तो बहुत सारे मतभेद पाए गए थे विद्वानों ने, सभी ने अपने अपने ढंग से इसके बारे में राय रखा और सभी ने अपने अपने ढंग से इसे प्रमाणित किया, अप्रमाणित किया और अर्धप्रमाणिक माना। तो देख लेते हैं एक बार। देखिए, अप्रमाणिक मानने वाले इतिहासकार, और ये जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते हैं और आपको जो है इसमें अक्सर दे दिया जाएगा मिलान करने वाला क्वेश्चन, या तो फिर जैसे कि नॉर्मल अगर एग्जाम टीचर वगैरह के होते हैं तो उसमें मिलान वाला नहीं पूछा जाता है, तो मिलान वाला पूछा जाता है नहीं भी, मतलब नॉर्मली ढंग से। कभी कभी ऐसा होता है कि पूछा जाता है, कभी कभी नहीं। वैसे नेट का जब एग्ज़ाम होगा तो उसमें ये मिलान करने वाला पूछा जाता है, तो ये सभी आपको याद रखने की आवश्यकता है, आपको याद रखना होगा। ये याद रहेगा तभी आप मिलान सही कर सकते हैं। अब देखिए, अप्रमाणिक मानने वाले इतिहासकार कौन कौन हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, देवी प्रसाद, डॉक्टर वुलर, कविराज मुरारा दान एवं श्यामल दान। कविराज मुरारी दान एवं श्यामल दान नहीं होगा, यहाँ पे दास होगा। कहीं कहीं पे ये दान भी लिखा हुआ है, वैसे दास ही होना चाहिए। तो कविराज मुरारी दान एवं श्यामल दास, गौरी शंकर हीरा चंद्र ओझा और मोतीलाल मेनारिया। तो 6 नाम हैं अप्रमाणिक मानने वाले इतिहासकार। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी इसे अप्रमाणिक माना, देवी प्रसाद ने भी इसे अप्रमाणिक माना, डॉक्टर वुलर ने भी इसे अप्रमाणिक माना, कविराज मुरारी दान एवं श्यामल दास ने भी इसे, आप लोग यहाँ पे दास ही लिखिएगा कि श्यामल दास ने इसे क्या माना, अप्रमाणिक माना। और गौरी शंकर हीराचंद्र ओझा ने भी अप्रमाणिक माना और मोतीलाल मनेरिया ने भी अप्रमाणिक माना। तो ये सभी जो है अप्रमाणिक मानने वाले इतिहासकार हैं। और यहाँ पे थोड़ी सी नोट करने वाली बात है, ये आपको ध्यान में रखना है कि अप्रमाणिक मानने वाले विद्वान जो हैं सर्वप्रथम डॉक्टर वुलर ही हैं और इन्होंने 1875 ईस्वी में से अप्रमाणिक घोषित किया था। ठीक है, अप्रमाणिक मानने वाले जो विद्वान हैं कौन हैं, तो वह हैं डॉक्टर वुलर। सर्वप्रथम सबसे पहले जो माना था, इन्होंने ही माना था, अप्रमाणिक है पृथ्वीराज रासो के बारे में, और इन्होंने जो है 1875 ईस्वी में इसे जो है अप्रमाणिक घोषित भी किया। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अगर बारे में बात की जाए तो इन्होंने जो है इस ग्रंथ को पूरा का पूरा जाली ही बताया है, और ये जो है बहुत ही VVI है। मैंने पहले भी बताया था आप सभी को कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट लाइन रहती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, वो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। किसी का पूछे जाए या ना पूछा जाए, लेकिन जो है शुक्ल के बारे में जो है हमेशा पूछा ही जाता है। तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे कि किसने जो है पृथ्वीराज रासो ग्रंथ को पूरा का पूरा जाली बताया है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस ग्रंथ को पूरा का पूरा जाली ही बताया है। ठीक है, ये सभी आपको ध्यान में रखना है बात। अब देख लीजिए अर्ध प्रमाणिक मानने वाले इतिहासकार तो कौन कौन से हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, मुनिजन विजय हैं, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी हैं, डॉक्टर दशरथ ओझा है। तो इन सभी इतिहासकारों ने अर्ध प्रमाणिक माना किसे, पृथ्वीराज रासो को। तो ये सभी नाम आपको ध्यान में रखना है और लिख भी लीजिए तो ज़्यादा सही है। और प्रमाणिक मानने वाले इतिहासकार, तो प्रमाणिक मानने वाले इतिहासकार कौन कौन से हैं, तो श्याम सुंदर दास है, मिश्र बंधु हैं, मोहन लाल विष्णुलाल पंड्या हैं, कर्नल टाड हैं। तो ये सभी के सभी जितने हैं ना सभी इंपॉर्टेंट है। कभी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि प्रमाणिक मानने वाले इतिहासकार कौन है, 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, उसमें से कुछ रहेंगे अर्ध प्रमाणिक मानने वाले, कुछ रहेंगे अप्रमाणिक मानने वाले, कुछ रहेंगे प्रमाणिक मानने वाले। तो आपको सही आंसर लगाना है, क्योंकि नाम आपको याद रहेगा तभी आप सही आंसर लगा सकते हैं। क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट बनते हैं इससे, तीनों से, प्रमाणिक, अर्धप्रमाणिक और अप्रमाणिक। क्वेश्चन बार बार ये पूछा जाता है और बहुत से लोग याद नहीं रहने की वजह से ही कन्फ्यूजन होता है। तो याद जब आपको रहेगा तो आप सही सही आंसर लगा सकते हैं। तो प्रमाणिक मानने वाले ये इतिहासकार हैं श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, मोहन लाल विष्णुलाल पंड्या और कर्नल टाड। ठीक है, तो ये सभी आपको ध्यान में रखना है। तो ये थे पृथ्वीराज रासो के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियाँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को अच्छा लगा होगा। और आज का जो सवाल है यह है कि गोरखनाथ के शिष्य का क्या नाम है। गोरखनाथ के शिष्य का क्या नाम था, ये सभी बताना है। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपको बताना है कमेंट बॉक्स में लिख के कि गोरखनाथ के शिष्य कौन हुए, उनका नाम क्या है।
गोरखनाथ के शिष्य का क्या नाम है। सवाल एक ही है, बस पूछने का तरीका थोड़ा अलग अलग है। बस सीधा सीधा जानना है कि गोरखनाथ के शिष्य का क्या नाम है, यही आपको बताना है कमेंट बॉक्स में लिख के। आपके सवाल का जवाब का इंतज़ार रहेगा हमें। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।